महाराष्ट्र के सांगली में एक ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की है और ताजा अपडेट इस मामले में यह आ रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है। यह आग बुझा ली गई है। सुबह 6 बजे ये आग लगी थी। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है, लेकिन राहत की बात बस ये रही कि इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई है। महाराष्ट्र के सांगली की ये तस्वीरें हैं जहां अग्नि तांडव देखने को मिला एक ऑयल फैक्ट्री में। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सांगली की ये ऑयल फैक्ट्री जो कि पूरी तरह से आग की जद में आ गई। 6 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। महाराष्ट्र के सांगली में ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लगी और 6 घंटे लग गए इस आग पर काबू पाने में। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब आग धधक रही थी, धुएं का गुबार उठ रहा था उस वक्त की तस्वीरें, और 6 घंटे बाद जब इस आग पर काबू पाया गया है। दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और एक बड़ी खबर मिल रही है। विपक्ष के हंगामे के बाद अमित शाह से मिले हैं किरण रिजिजू। गृह मंत्री से किरण रिजिजू की बैठक खत्म हो चुकी है। रिजिजू से जेपीसी के विपक्षी सांसद भी मिल रहे हैं। ओवैसी, नासिर हुसैन, अब्दुल्ला की भी मुलाकात हुई है। रिपोर्ट में डिसेंट नोट नहीं जोड़ने का आरोप है। और वहीं राज्यसभा में वक्फ बिल पर बनी जेपीसी रिपोर्ट पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। विपक्षी सांसदों ने रिपोर्ट का विरोध भी किया है। Report of the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024, Dr. Medha Mishra। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने वक्फ बोर्ड पर जेपीसी रिपोर्ट पेश कर दी है। बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने जो ही राज्यसभा में जेपीसी रिपोर्ट को पेश किया, विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा कर दिया। हंगामे को बढ़ता देख राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ को कुछ देर के लिए सदन स्थगित करनी पड़ी। दोबारा कार्रवाई शुरू होने के बाद भी विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया है कि इस रिपोर्ट में कमेटी ने विपक्षी सांसदों के सुझावों को शामिल नहीं किया है। विपक्ष का कहना है कि वक्फ रिपोर्ट संविधान के खिलाफ है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस रिपोर्ट को फर्जी करार दिया है। सदन में सरकार ने जवाब देते हुए विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि जेपीसी रिपोर्ट से कुछ नहीं हटाया गया है। विपक्ष सदन को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष बिना वजह मुद्दा बना रहा है। रिजिजू ने कहा है कि सवाल उठाने वाले खुद जेपीसी में शामिल थे। सरकार ने साफ कहा है कि नियम के तहत ही जेपीसी रिपोर्ट तैयार किया गया है और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। और वक्फ बिल पर विपक्ष के आरोपों को संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बेबुनियाद बताया है। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष गुमराह कर रहा है। There is no deletion, there is no removal of any part of the report. Everything is tabled on the floor of the House. On what basis you can raise this kind of issues? Don't mislead the House. Sir, I am very pained to say that the honorable members from opposition parties are making unnecessary issue by raising issue which is not fact. The allegation is false, sir, and as per the rule, the JPC had conducted the entire proceedings. There was no violation of any rules. All the members from the opposition parties participated in the proceedings of the JPC for last 6 months. Now finally, when the report is placed in the floor of the House, they are raising objection. They can't mislead the House in this manner. This is very unfortunate, sir. और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपीसी रिपोर्ट को फर्जी बताया है। जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है।
और एंटी डेमोक्रेसी के एंटी प्रोसीजर है। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती, वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि उनको डायरेक्शन दीजिए, जो भी रिपोर्ट आई है वो अगर वो रिपोर्ट में डिसेंट्स व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए। और वहीं जेपी नड्डा ने विपक्ष के व्यवहार को गैर जिम्मेदाराना बताया है। हमें परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए और परंपराओं को ध्यान रखते हुए संवैधानिक प्रावधान के तहत प्रजातांत्रिक तरीके से हमें हाउस की प्रोसीडिंग्स को चलाना चाहिए। मुझे दुख है ये बताते हुए और खेद है कि आपके बारंबार रिक्वेस्ट के बाद, in spite of your repeated request that the house should come to order so that at least राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की मैसेज, संदेश, वह इस हाउस को सही वातावरण में यहां पर आप उसको रख सकें। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके की भूमिका अदा की है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि बिल को लेकर संवैधानिक लापरवाही बरती गई है। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने आरोप लगाया है कि जिस रिपोर्ट में असहमति थी उसे काली शाही से छिपा दिया गया। जेपीसी रिपोर्ट में कई सांसदों ने अपनी डिसेंट नोट जताई है, जिसमें जो संवैधानिक लापरवाही इस बिल के द्वारा हुई है उसको दर्शाया गया है। कहीं ना कहीं इस सरकार ने उस एक्ट को कैसे और बेहतर इम्प्लीमेंट कर पाए वो ना देखते हुए राजनीतिक रूप से एक संशोधन को लाने की कोशिश करी। जब बिल पे अगर कभी चर्चा होगी सदन में तो सब प्रकाशित हो जाएगा कि किस प्रकार से सरकार ने बिना कोई तैयारी किए हुए इस बिल को लाया गया। अगर देश को पता ही नहीं लगेगा कि सिलेक्ट कमेटी में ऑपोजिशन के दलों ने क्या कहा, उनका क्या विचार था उस पे, तो ये बाहर कैसे जाएगा। देखिए, इस देश में अगर हम इसको लोकतंत्र मानते हैं तो सबका मत उसमें दिखना चाहिए। आप कैसे हमारे ओपिनियंस को ऐसे वाइट पेपर लगा देंगे या काला इंक लगा देंगे, ये गलत है। ये लोकतंत्र में हम बिल्कुल मान नहीं सकते। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों के अधिकार को कुचला जा रहा है। वहीं जेपीसी के अध्यक्ष का दावा है कि बिल में विपक्षी सांसदों की असहमतियों का भी जिक्र किया गया है। देखिए, वक्फ बिल जो है अब टेबल किया जा रहा है, ये पूरी तरीके से कानून का जो हमारे संविधान के अंदर हमें दिए हुए अधिकार हैं उनके ऊपर कुठाराघात है। और हमने बार बार पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं, इतिहास के अंदर ये काले अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा कि देश के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों को किस तरीके से कुचला जा सकता है। इसकी अगर प्रकाष्ठा देखनी है तो वक्फ है जो बिल ला रहे हैं या कानून जो बनाने जा रहे हैं, इसको देख लीजिए। नोट ऑफ डिसेंट भी हमने सभी के लगाए हैं उस अपेंडिक्स में, जो हमारी एक रिपोर्ट से जेपीसी के, उसके साथ हमारी अपेंडिक्स में नोट ऑफ डिसेंट भी मेंबर्स के जा रहे हैं। और यहाँ तक कि जो स्टेक होल्डर के साथ हमने बातचीत किया है राज्यों में जाके, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल हों, इस्लामिक स्कॉलर्स हों, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमात उलमा हो, या तमाम उनके भी जो रिकॉर्ड्स दिए हैं उन रिकॉर्ड्स को भी हम आज उसके साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि स्पीकर ने भरोसा दिया है कि असहमतियों को भी जोड़ा जाएगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि सरकार बिल का मजाक बना रही है। हमारे जो एतराज़ात थे उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। हाँ, जो पैराग्राफ्स में कमेटी के वर्किंग के ऊपर स्पष्ट है वो तो रूल के खिलाफ है, उसको नहीं इंक्लूड किया जाएगा।
तो अब देखते हैं कि जब रिपोर्ट 2 बजे पेश होगी लोकसभा में, जो हमने जो बताया है उसको इंक्लूड करते या नहीं करते तभी पता चलेगा। मगर हमने मीटिंग की। देखिए, मैं जेपीसी का मेंबर था। बड़े अफसोस की बात है, विपक्ष के सदस्यों ने जो अपना डिसेंट नोट दिया, जो उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, उनका विरोध भी शामिल नहीं किया गया। ये आपने मजाक बना रखा है जेपीसी रिपोर्ट को। भाई, जो आप हमारी राय से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग पार्टियों को अपनी राय देने का हक है। आप उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? और याद रखिएगा, इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। ये आज शुरुआत है, आगे गुरुद्वारों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे, ये मंदिरों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे। विपक्ष ने आज इनकम टैक्स बिल को लेकर भी सवाल उठाया है। कांग्रेस ने इसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बजट बताया। टीएमसी ने कहा है कि सरकार टैक्स देने वालों पर ही बोझ डाल रही है। पहले बिल तो आए, देखें, देखकर ही प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। अब तक मोदी सरकार के जितने ऐसे नए एक्ट बिल आए वो देश हित में, देशवासियों के हित में नहीं रहे हैं, बल्कि तिजोरी के हित में रहे, पूंजीपतियों के हित में रहे, खजाना बढ़ाने के लिए हुए। आने दीजिए। इस बजट में है क्या? अब सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स क्या है? वैसे तो उतना ही है, ये दिखाते हैं कि 12 लाख का कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ से ले लिया। पेट्रोल डीजल पर पैसे कमा रहे हैं। केवल 2 करोड़ लोग, 2% लोग हैं जो टैक्स देते हैं देश भर के अंदर। आप उसी के ऊपर बोझ डाले जा रहे हैं। तो इस बजट में कुछ नहीं है किसी के लिए भी, एक दिखाने के लिए आंख में धूल झोंक दिया कि हमने 12 लाख कर दिया। नतीजा ठन गोपाल। आज दाल, चावल, तेल, घी, आटा, मक्खन, पनीर, दूध और क्या क्या बताऊं आपको, जिसके ऊपर जीएसटी लगी हुई है। वो जीएसटी अमीर आदमी के लिए भी उतनी ही है, गरीब के लिए भी उतनी ही है। और वहीं शिवसेना यूबीटी में सेंधमारी की खबरों के बीच आदित्य ठाकरे आज दिल्ली में अपने 9 सांसदों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर से राजनीतिक माहौल बदल रहा है। अब तक उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कई नेता पदाधिकारी शिंदे गुट से जुड़ चुके हैं। पार्टी में टूट को रोकने के लिए अब आदित्य ठाकरे खुद मैदान में उतर चुके हैं। आदित्य ने आज दिल्ली में सभी 9 सांसदों की बैठक बुलाई। इस बीच मीडिया से बात करते हुए आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर प्रहार करते हुए कहा कि जो पार्टी तोड़ते हैं हमें सलाह ना दें। ठाकरे ने कहा कि हमारे कोई भी नेता एकनाथ शिंदे के पास नहीं जाएगा। आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर कहा है कि जो महाराष्ट्र द्रोही है वो देशद्रोही भी है। उन्होंने न केवल हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया, हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश की। आदित्य ठाकरे ने कहा कि ऐसे लोगों को हम कभी भी सत्कार नहीं करते, ये हमारा सिद्धांत है। आपको बता दें कि कल दिल्ली में शिंदे समारोह में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय दीना पाटिल भी शामिल हुए। इसके बाद से महाराष्ट्र की सियासत में कयासबाजी शुरू हो गई। हालांकि संजय दीना पाटिल ने सफाई देते हुए कहा कि वो सिर्फ महाराष्ट्र का कार्यक्रम होने के नाते शामिल हुए थे। दिल्ली की ओखला सीट से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी है। आज अमानतुल्लाह से जुड़े 2 मामलों की अदालत में सुनवाई हो रही है। ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर आज 2 अलग अलग अदालतों में अलग अलग केस पर सुनवाई हो रही है। पहला मामला अमानतुल्लाह की अग्रिम जमानत से जुड़ा है। अमानतुल्लाह पर घोषित अपराधी को भगाने का आरोप है, जिसे लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और जांच अधिकारियों को भी तलब किया है, जिन्हें शाम 5 बजे तक जवाब देना होगा। कोर्ट ने सरकारी वकील को याचिका की कॉपी देने का भी निर्देश दिया है। अमानतुल्लाह के वकील ने दलील दी है कि घोषित अपराधी शाहवेज को अदालत से बेल मिल चुकी है, ऐसे में वो भगोड़ा नहीं है। 2 दिन पहले पुलिस की एक टीम भगोड़े अपराधी शाहवेज को गिरफ्तार करने पहुंची थी। अमानतुल्लाह पर उसे मौके से भगाने का आरोप लगाया है। इसके बाद से दिल्ली पुलिस अमानतुल्लाह की तलाश कर रही है और उन्हें नोटिस भी थमा चुकी है। विधायक का दावा है कि वो ओखला में ही हैं। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट में वक्फ बोर्ड में अवैध भर्ती मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। ये सुनवाई ईडी की याचिका पर हो रही सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने दावा किया कि शिकायत के आधार पर अमानतुल्लाह खान के खिलाफ केस को आगे बढ़ाने के पर्याप्त कारण है। और बीजेपी ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की पत्नी पर आईएसआई से संबंध होने का आरोप लगाया है, जिसके बाद कांग्रेस ने आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा से इसका सबूत मांगा है।
असम से सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट में लिखा है कि 2015 में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने फर्स्ट टाइम एमपी गौरव गोगोई और उनके स्टार्टअप पॉलिसी फॉर यूथ को भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने के लिए पाकिस्तान उच्चायुक्त कार्यालय में आमंत्रित किया था। इस ट्वीट के बाद कांग्रेस खेमे में हलचल मच गई है। So far the allegation raised by Dr. Himanta Biswa Sharma, Chief Minister of Assam, and the BJP state unit of Assam, that the wife of Gaurav Gogoi, deputy leader of the opposition in the parliament, had worked with ISI against the interest of our country. Now my question is, why at this time this allegation has come? If it is so, what the BJP government is doing for the last 10 years? कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि इस मामले के पुख्ता प्रमाण देने चाहिए। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पलटवार किया। যুক্তিহীন কথাবোৰ প্ৰকাশ কৰিছে, এটোৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বলতা। खबर बिहार से है। बिहार में एक बार फिर से पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। पटना में लगे नीतीश कुमार के बेटे के पोस्टर पर लिखा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। इस पर सियासत गर्म है। बिहार में इस पोस्टर को लेकर सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। इस पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हैं। पोस्टर लगाने वालों ने यह भी लिखा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। हरनौत की जनता जिसको चाहेगा राजा वही बनेगा। इस पोस्टर के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। सवाल उठता है कि नीतीश कुमार जी का बेटा अगर राजनीति में आता है तो उनका फैसला है ना, किसी का बाल बच्चा राजनीति में आ सकता है, जनता न चुनेगी। अगर आप रोकिएगा या आप उसका विरोध करिएगा तो लोकतंत्र का अपमान न होगा। नीतीश कुमार के बेटे के पोस्टर पर जेडीयू ने जवाब दिया है। निशांत जी जो युवा पीढ़ी है राजनीति के, उस सभी जो अभी राहुल गांधी जी हैं या फिर तेजस्वी जी हैं, इन सभी से अधिक योग्य हैं। तो कांग्रेस के इस प्रकार के बयानबाजी या इस प्रकार के पोस्टरबाजी का कोई प्रभाव या नोटिस लेने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। इस मामले पर बीजेपी की तरफ से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई है। पढ़ा लिखा युवक है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, मैट्रिक फेल भी जब राजनीति कर रहा है तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए। स्वागत है बिहार की राजनीति में। और वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने दावा किया है कि हमारे रहते बीजेपी बिहार में नहीं जीत सकती। जेडीयू ने लालू के इस बयान पर पलटवार भी किया है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद बीजेपी बिहार को लेकर भी उत्साहित है। पार्टी नेता दावा कर रहे हैं कि दिल्ली का असर बिहार विधानसभा चुनाव में दिखेगा और बीजेपी को यहां भी बड़ी कामयाबी मिलेगी। लेकिन बीजेपी के इस दावे को आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने हवाई बताया और कहा कि हमारे रहते बिहार में बीजेपी नहीं जीत सकती। परिणाम आया है, भाजपा बोल रही है कि बिहार में भी असर पड़ेगा इसका। कोई असर नहीं पड़ेगा, भाजपा जाएगा। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा को लोग जान गए। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद बीजेपी बिहार में भी बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में है। नेता के तौर पर लालू जी बिहार को अच्छी तरह से जानते हैं। अब न उनकी लोकप्रियता है, न उनकी पार्टी का कोई आधार बचा है। पूरी तरह से पार्टी के अंदर गहरा असंतोष है। जनता किसी भी सूरत में राजद या उनके साथी दलों की वापसी नहीं चाहती है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कुछ प्रदर्शनकारी छात्रों को दिल्ली पुलिस ने आज सुबह हिरासत में लिया। छात्रों की हिरासत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया है। अंदर से हम लोग वहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे जामिया के अंदर। हमारे जितने साथी थे सबको दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया हुआ है। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के प्रदर्शनकारी छात्रों ने ये वीडियो खुद वायरल किया है। अनुशासन समिति की कार्रवाई से नाराज ये छात्र बेमियादी धरने पर थे। इनमें कई लड़कियां भी शामिल हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। पुलिस हाय हाय, जामिया प्रोक्टर हाय हाय, जामिया प्रोक्टर हाय हाय, जामिया वीसी हाय हाय। धरने में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन सहित कई लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन शामिल थे। हमको आतंकवादी, हम स्टूडेंट अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जामिया प्रशासन ने आधिकारिक बयान में इन पर
नियमों का उल्लंघन करने और 10 फरवरी की शाम से गैर कानूनी तरीके से शैक्षणिक काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। इन पर केंद्रीय पुस्तकालय तक छात्रों को जाने से रोकने और कैंटीन सहित विश्वविद्यालय में तोड़फोड़ का भी आरोप है। और बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने रणनीति तैयार की है। इसके लिए हुई बैठक में राहुल और प्रियंका गांधी भी शामिल हुए। बजट सत्र के दौरान कांग्रेस नेताओं ने अपनी रणनीति को लेकर एक अहम बैठक की। बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उपनेता गौरव गोगोई समेत लोकसभा में बढ़िया बोलने वाले 3 सांसदों की रेटिंग की गई। इसमें मणिपुर से विमल, प्रयागराज से उज्जवल रमन सिंह, हरियाणा से वरुण चौधरी का नाम शामिल है। बताया जाता है कि 15-15 सांसदों का पुल बनाकर सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक राहुल के साथ प्रियंका ने पूछा कि अडानी का मुद्दा उठाना चाहिए। इस पर सांसदों ने एक सुर में बोला, बिल्कुल उठाना चाहिए। इस बीच राज्यसभा के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि 23,000 हेक्टेयर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की जमीन निर्माण के लिए अडानी समूह को दे दी गई है, जबकि नियम है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में सड़क और गाँव को छोड़कर कोई निर्माण नहीं हो सकता। मोदी सरकार अब देश हित को भी कुर्बान कर रही है, सुरक्षा को भी कुर्बान कर रही है। हमारे लिए राष्ट्र हित प्रथम है, इसलिए मैंने आज 267 में पार्लियामेंट में नोटिस दी है और मैं इस विषय को राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को उठाऊंगा। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज अब यूट्यूबर बन गए हैं। उन्होंने बेरोजगार नेताजी के नाम से अपना चैनल शुरू किया है। सौरभ ने इसके पीछे की वजह भी बताई है, देखिए। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से विधानसभा चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने खुद को बेरोजगार घोषित कर दिया है और YouTube पर बेरोजगार नेताजी के नाम से एक चैनल शुरू करने का ऐलान किया है। सौरभ ने कहा कि इस चैनल के जरिए वो लोगों के साथ अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे और बहुत जल्द इसका पहला एपिसोड जारी करेंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सौरभ ने कहा कि 8 फरवरी के नतीजों के बाद से चीजें पूरी तरह से बदल चुकी है। आज कहा जा सकता है कि हम वो नेता है जो बेरोजगार हो गए और बहुत सारे लोग इस बात को लेके प्रश्न कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, ट्विटर पे भेज रहे हैं। मैं चाहता था कि आपको इस बारे में बताऊं, एक चुनाव हारने के बाद एक नेता की जिंदगी में क्या क्या बदलता है और कैसे कैसे बदलता है। साथ साथ आपके जो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं उन सवालों के जवाब भी मैं दूंगा। तो ज़रूर आप मुझे इस चैनल पे ज्वाइन कीजिएगा। चैनल का नाम है बेरोजगार नेताजी। संसद की सबसे अहम समितियों में से एक लोक लेखा समिति यानी पीएसी की बैठक में महाकुंभ का मुद्दा उठा। इसमें प्रयागराज टोल पर कई किलोमीटर जाम पर भी रिपोर्ट तलब की गई। ये तस्वीरें 2 दिन पहले की है, जब प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंचने के लिए लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ा था। करीब 15 से 20 घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। इस पर संसद की अहम समितियों में से लोक लेखा समिति की बैठक में चर्चा हुई। पीएसी चेयरमैन केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में एनएचएआई चेयरमैन और सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव को भी बुलाया गया। सांसद सदस्यों के सामने इनसे कई सवाल किए गए। फास्टैग के आने पर टोल पर जाम नहीं होगा, वक्त कब लगेगा, उस वादे का क्या हुआ? क्यों नहीं 3 किलोमीटर से लंबा जाम होने पर या ज्यादा वक्त लगने पर टोल फ्री कर दिए जाते? टोल प्लाजा पर बाथरूम, खाने पीने के सामान वगैरह की पर्याप्त सुविधा पहले से क्यों नहीं बेहतर की गई? समिति ने इस मुद्दे पर दोनों अधिकारियों से जिम्मेदारी फिक्स करके एक्शन लेने को कहा है। साथ ही व्यवस्था में तत्काल सुधार करने को भी कहा गया है। इसके अलावा देश भर के राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा का मुद्दा भी उठा। कहा गया कि कई जगह जरूरत से ज्यादा टोल टैक्स वसूला जा रहा है। साथ ही उदाहरण देकर बताया गया कि रोड पूरी तरह मानकों पर खड़ी नहीं है या अधूरी है या गड्ढे हैं, फिर भी टोल टैक्स वसूला जा रहा है। गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने महाकुंभ स्नान को लेकर बयान दिया है। अंसारी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि महाकुंभ स्नान से अब नर्क में कोई नहीं बचेगा, सब बैकुंठ जाएंगे, वहां भी हाउसफुल हो जाएगा। मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा।
ट्रेनों का हाल ये है, तोड़ रहे हैं शीशा, अंदर औरतें कांप रही हैं, बच्चों को गोद में छुपाए हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं। आपके हमारे घर के बच्चे हाथों में ईंटा लेकर के ट्रेन तोड़ रहे हैं, उसके शीशे तोड़ रहे हैं, उसमें घुस रहे हैं। न पुलिस वाले भी असहाय। और वैलेंटाइन डे से पहले एक बार फिर हिंदू संगठनों के सदस्य सक्रिय हो गए। आपको दिखाते हैं गाजियाबाद से ये रिपोर्ट। ये गाजियाबाद का स्वर्ण जयंती पार्क की तस्वीरें हैं, जहां हिंदू जागृति मंच से लोग यहां आए लोगों से पूछताछ करने में लगे हैं। खासकर उन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं जो लोग जोड़े में घूमने आ रहे हैं। हिंदू संगठन के लोगों को कई ऐसे नाबालिग मिले जो स्कूल, कॉलेज और कोचिंग के बहाने यहाँ बैठे थे। पार्क में बैठे लोगों के आधार कार्ड भी चेक कर रहे हैं। संगठन के लोगों ने ऐसे ही एक नाबालिग लड़की के कार्ड चेक कर उसे जाने दिया, लेकिन लड़के को अपने माता पिता से बात कराने के लिए कहा, जिस पर लड़का अड़ गया। तो यहाँ क्या करने हैं? यहाँ पे मेरा इंस्टीट्यूट है। स्वर्ण जयंती पार्क में कई ऐसे जोड़े मिले जो 30-40 साल की उम्र के भी थे। उनके भी आधार कार्ड चेक किए गए और उनसे यहाँ आने का कारण पूछा। हिंदू संगठनों का आरोप है कि पार्क में गलत मानसिकता से लोग आने लगे हैं, जिससे यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। मोस्टली आपने देखा होगा ये टारगेट करके करते हैं। सबसे ज्यादा ये ना जिहादियों ने ये किया हुआ है सारा काम। आप अगर स्वर्ण जयंती पार्क में पूरे दिन में देखेंगे ना, अगर 100 टिकट बिकते हैं तो 100 में से 70 टिकट में ना हिंदू बहन जो होंगी हमारी 70 होंगे, 70 ही आपके जिहादी होंगे। 30 आपके नॉर्मल फैमिली वाले आते हैं अपने बच्चे परिवार के साथ घूमने। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक शादी समारोह में तेंदुआ घुस आया। फिर क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट। लखनऊ के एक शादी समारोह में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों को पता चला कि मैरिज हॉल के अंदर तेंदुआ है। आनन फानन में वन विभाग की टीम को बुलाया गया। तेंदुए को बेहोश करने के लिए फायरिंग की गई, लेकिन तेंदुआ 4 घंटे तक कोहराम मचाता रहा। इस दौरान तेंदुए ने वन विभाग के दारोगा मुकद्दर अली पर भी हमला किया और उनके हाथ में गहरी चोट लगी। वन विभाग और स्थानीय पुलिस की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार तेंदुए पर काबू पाया गया और उसे बेहोश करने के बाद वहां से निकाला गया। 2 बार मेडिसिन डालनी पड़ी क्योंकि हमें लग रहा था 50-60 केजी का है, पर 80-90 केजी का दिखाई दिया है और हमने 2 बार इसको हिट किया है, डार्ट करके इसको हम लोग अब ले जा रहे हैं। कहाँ से आया, क्या लग रहा है, किस तरफ से आया होगा ये हम अभी बोलना उचित नहीं है। ये मेल है। आइए। वन विभाग की तत्परता की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। इस तेंदुए का वजन करीब 90 किलो बताया गया है। तेंदुए के हमले में घायल दारोगा को अस्पताल पहुंचाया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना पर सरकार को घेरा और कहा कि जुमला जीवी बीजेपी सरकार अब तेंदुए को बिल्ला बताकर पल्ला झाड़ लेगी। और अब खबर जम्मू कश्मीर से। घाटी में बर्फबारी जारी है। बर्फ के बीच भी हमारी सेना किस तरीके से डटी रहती है, इसका एक वीडियो सामने आया है। जम्मू कश्मीर के डोडा से आई ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बर्फ की आंधी आपको डरा सकती है। आसमान पर चमकता हुआ सूरज तपा सकता है। मौसम का कोई ठिकाना नहीं, कब क्या हो यही नहीं, दूर दूर तक घुटने तक धंसने वाले रास्ते आपके हौसले को एक पल में तोड़ सकते हैं। लेकिन देश के रणबांकुरों का जोश देखिए। भारी भरकम हथियार और गोला बारूद के साथ ये जवान बर्फ के बीच से गुजर रहे हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की है, जहां भद्रवाह घाटी में खून जमा देने वाले हालात के बीच सेना के जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। डोडा का ये संवेदनशील इलाका है, जहां से दुश्मन अक्सर घुसपैठ करते हैं। पाकिस्तान की ओर से आतंकी गतिविधियां चलाई जाती हैं, लेकिन कठिन हालातों के बीच सेना के जवान अपने हथियारों के साथ दिन रात गश्त कर रहे हैं। कह सकते हैं कि डोडा में जवानों के दोहरी चुनौती है। एक दुश्मन और दूसरी खून जमा देने वाली ठंड से जवान दोनों मोर्चे पर बहादुरी से डटे हैं। पिछले कुछ महीने में आतंकवादी हमलों के बाद सुरक्षा बलों ने निगरानी बढ़ा दी है। यहाँ लगातार तापमान -5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। गिरते तापमान के बीच सेना के जवान ऊपरी इलाकों में गश्त कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया प्लान के तहत मोदी सरकार ने 2020 में PLI स्कीम लॉन्च की। PLI स्कीम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हुई है। देखिए रिपोर्ट। भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, निवेश आकर्षित करने, ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए मोदी सरकार ने PLI स्कीम लॉन्च की है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा को भी बताया है कि दिसंबर 2024 तक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 10,213 करोड़ का निवेश हुआ है। स्कीम के तहत
6,62,247 करोड़ का उत्पादन हुआ और 1,37,189 लोगों को सीधा रोजगार मिला। स्पेशल इंसेंटिव स्कीम से मिले प्रोत्साहन के चलते मोबाइल फोन का उत्पादन 2014 से 15 में 60 मिलियन से बढ़कर 2023-24 में 330 मिलियन हो गया। मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट 2020 से 21 में 22,868 करोड़ था, जो 2023-24 में बढ़कर 1,29,074 करोड़ हो गया। PLI स्कीम के तहत स्वदेशी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने 787 करोड़ का निवेश कर 34,111 करोड़ का उत्पादन किया, जिससे करीब 25,288 अतिरिक्त रोजगार पैदा हुए। और अब वक्त हो चुका है वीडियो न्यूज का। वीडियो न्यूज में आज हम आपको दिखाएंगे रफ्तार के कहर का डरा देने वाला वीडियो। ट्रेन में सीट को लेकर कहां हुआ बवाल, किसने ऑडी कार को बना दिया ठेला गाड़ी। हादसे की यह तस्वीर है ओडिशा के मयूरभंज जिले की, जहां एक टेम्पो ट्रक के गलत टर्न लेने से बड़ा हादसा हो गया। तस्वीरों को एक बार ध्यान से देखिए। एक साइड पर टेम्पो ट्रक जा रहा है, फिर ये ट्रक साइड में खड़ा रहता है और अचानक से बीच सड़क में टर्न लेने लगता है। तभी पीछे से आ रही गाड़ी टेम्पो ट्रक से बुरी तरह भिड़ जाती है। घटना मयूरभंज जिले के बरीपाड़ा इलाके की बताई जा रही है। हादसे की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये घटना मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड की है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर हवा में उछलता हुआ दिखा। असल में हादसा ट्रैक्टर का टायर फटने से हुआ, जिससे ट्रैक्टर पहले हवा में उछला, डिवाइडर से टकराया और गुलाटियां खाते हुए धड़ाम से सड़क पर आ गिरा। हादसे में ट्रैक्टर का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की यह तस्वीर केरल के पलक्कड़ की है, जहां तेज रफ्तार से आता ये ट्रक कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तस्वीरों को देखिए। सड़क पर तेज से ट्रक आ रहा है, जिसका सड़क पर एक मोड़ आते ही बैलेंस बिगड़ जाता है। एक टायर पर दौड़ता टेम्पो ट्रक सड़क पर घसीटता हुआ दूसरी ओर आ रही बस से जा टकराता है। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। सड़क हादसे की झकझोर देने वाली ये तस्वीरें MP के छिंदवाड़ा की हैं, जहां एग्जाम देकर लौट रही 9वीं की छात्रा को कार ने जोरदार टक्कर मार दी। कार की टक्कर से छात्रा हवा में उछल गई और काफी दूर बीच सड़क पर जा गिरी। तस्वीरों को देखिए। सड़क पर तेजी से एक कार आती है और सड़क पार कर रही छात्रा को टक्कर मार देती है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि छात्रा दौड़कर सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी, तभी वो हादसे का शिकार हो गई। आनन फानन में घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां छात्रा की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। डैश कैम में कैद हुई हादसे की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तस्वीरों को देखते हैं कि आखिर हादसा कैसे हुआ। देखिए, डैश कैम में गाड़ी के पास एक गाड़ी गुजरती है और आगे चली जाती है। फिर ये गाड़ी अचानक से डिवाइडर से टकरा जाती है और डिवाइडर पर टक्कर मारते हुए वापस सड़क पर अपना बैलेंस बनाने में कामयाब होती है। तस्वीरों को फिर से देखिए, कैसे गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ती है और वापस सड़क पर आकर दौड़ने लगती है। रेल पर पथराव की ये तस्वीरें हैं पूर्वांचल रेलवे के छपरा सिवान डिवीजन में एकम रेलवे स्टेशन के, जहां लिच्छवी एक्सप्रेस के कोच में जगह न मिलने पर नाराज छात्रों ने ट्रेन पर पथराव शुरू कर दिया। छात्रों के पथरावबाजी से ट्रेन के AC कोच के शीशे टूट गए। तस्वीरों को ध्यान से देखिए, कैसे ये छात्र ट्रेन पर पत्थर बरसा रहे हैं। इस छात्र को देखिए, कैसे इस छात्र ने बड़ा पत्थर उठाया और AC कोच के शीशे पर दे मारा। कहा जा रहा है कि लिच्छवी ट्रेन के AC डिब्बे और स्लीपर कोच का गेट न खुलने पर गुस्साए छात्रों ने ट्रेन पर हमला करना शुरू कर दिया। बस और ट्रेन में भीड़ को लटकते हुए और यात्रा करते हुए आपने खूब देखा होगा, लेकिन ऐसा नजारा शायद ही देखा हो जब ट्रेन में बैठने के लिए लोग अंदर बैठे यात्रियों पर ही बांस और डंडे की बरसात करने लगे। कटिहार रेलवे स्टेशन पर सीमांचल एक्सप्रेस की ये तस्वीरें डराने वाली हैं, जहां रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ी भीड़ यात्रियों को भगाने के लिए अंदर बांस और डंडे डाल रही है और मार रही है। देखिए, ट्रेन के बाहर खड़े लोग ट्रेन में बैठे लोगों से जबरदस्ती कर रहे हैं और अंदर बैठे यात्रियों पर डंडे बरसा रहे हैं। ये तस्वीरें बिहार के मुंगेर से आई हैं, जहां बालू माफिया ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। तस्वीरों में फायरिंग करती बिहार की पुलिस है, जो बालू माफिया पर जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करती दिखी।
असल में पुलिस बालू माफिया का पीछा कर रही थी। तभी बालू माफिया ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। घटना मुंगेर और बांका के बॉर्डर पर बंदुआ नदी के पास की है। जी हाँ, ये गाड़ी और कोई नहीं ऑडी है, जो काफी महंगी आती है। लेकिन फसल उठाती इस गाड़ी का ये वीडियो सबको हैरान कर रहा है। शख्स ने गाड़ी के ऊपर फसल लाद रखी है और इसे ऑडी कार से ले जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसे कार को ही ठेला बना दिया है। इतनी महंगी कार से फसल ढोने का काम करते देख किसे हैरानी नहीं होगी।